नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव वर्ष 2028 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में अभी से सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है। राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भले ही एक भी विधायक नहीं हो, लेकिन आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं और पूरे प्रदेश में आरएलपी को मजबूत करने के प्रयास में जुटे हैं। हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में किंग मेकर बनेंगे या मुख्यमंत्री पद के दावेदार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल की राह आसान नहीं है। पेश है एक रिपोर्ट। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की छटपटाहट लगातार बढ़ती जा रही है। जब से तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी ने 2 साल की मेहनत में मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, हनुमान बेनीवाल को लगता है कि वो भी राजस्थान में आरएलपी के माध्यम से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनका जनाधार है, उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, उनके समाज का बड़ा रुतबा है। लगभग 45 सीटें ऐसी है जो जाट प्रभावी है, जिन पर सीधे सीधे अब तक बात करें बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की, तो उनकी अकेली जाति के लगभग 45, कभी 40, 42 विधायक जीतते रहे हैं। ऐसी स्थिति में हनुमान बेनीवाल को लगता है कि आरएलपी को यदि सभी वर्गों का साथ मिल जाए, उससे पहले उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था मेघवाल और मुसलमानों का साथ मिल जाए, उनकी पार्टी 175 सीट जीत सकती है। अब जब से तमिलनाडु के चुनाव नतीजे आए हैं, उनको लगता है कि एक एक्टर 2 साल में ही अपनी पार्टी को इतना बड़ा खड़ा कर सकता है, तो क्यों नहीं आरएलपी यहाँ मुख्यमंत्री बना सकती है। उन्होंने सीधा और साफ कह दिया कि 2028 में सीएम नहीं बन सका तो फिर आप लोग जिंदगी भर दूसरे नेताओं के लिए दरियां बिछाते रहोगे, क्योंकि न तो अब तक कुछ मिला है और न अब कुछ मिलने वाला है। बस आप लोग दूसरे पार्टियों के नारे लगाते रहना। हनुमान बेनीवाल की पीड़ा लाजमी है। उनकी पार्टी वर्ष 2028 से, माफ कीजिएगा, वर्ष 2018 से लगातार राजस्थान में संघर्ष कर रही है। दरअसल हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने पिछले चुनाव में खास चमत्कार नहीं दिखाया, लेकिन उनकी पार्टी हर सीट पर अच्छे वोट लेकर गई। किसी सीट पर 20,000, किसी में 25,000, किसी में 30,000, और विधानसभा चुनाव में जीत हार का मार्जिन भी कहीं पर 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 ही होता है। ऐसी स्थिति में इस बार हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि अब जो पुराना वाला उनका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि वो सरकार बनाने के लिए लड़ने चाहिए और उनके विधायक जीत कर आने चाहिए। इसीलिए अब उनका फोकस सिर्फ एक जाति पर नहीं होकर तमाम वर्गों पर है, और वो लगातार हनुमान बेनीवाल उनके आंदोलन लड़ते रहे हैं, कभी किसी की लड़ाई, कभी किसी की लड़ाई। हनुमान बेनीवाल का हाल ही में एक बयान भी वायरल हो रहा है कि मैं दूल्हा बनूंगा, दुल्हन नहीं। बड़ी बात कही है उन्होंने। दरअसल किसी ने उन्हें कहा कि क्या आप डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा डिप्टी सीएम तो मुख्यमंत्री की दुल्हन की तरह होता है, हम तो दूल्हा बनेंगे, दुल्हन नहीं बनेंगे। अगर हमें ऐसा ही बनना होता तो पहले ही बन चुके होते। हनुमान बेनीवाल इस तरह की भाषा बोलकर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए, और वो सार्वजनिक सभाओं में भी, अभी हाल ही में एक सभा में उन्होंने कहा कि अगर आपके पास भीड़ नहीं हो तो मुझे मत बुलाया करो। यानी कि अब उन्हें भीड़ चाहिए, जीते हुए विधायक भी चाहिए, पार्टी का विस्तार भी चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 सालों में संघर्ष किया है, पार्टी को खड़ी की है, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा सरकार में उनकी पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, तो जाहिर सी बात है एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पीड़ा जायज़ है। उन्हें लगता है कि उनके बाद में बनी पार्टी बाप 3 विधायक जीते हुए हैं, उसके एक सांसद है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी उससे ही पुरानी है, लेकिन वो खुद सांसद है, विधायक एक भी नहीं है। इसी तरह दूसरी पार्टियां भी बाद में आई और उनके विधायक है, लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी आज हाशिए पर क्यों है? सबसे बड़ी तकलीफ हनुमान बेनीवाल की यही है। वो लगातार कभी पेपर लीक का मामला उठाते हैं, तो कभी विवादास्पद भर्तियों की बात करते हैं, कभी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन की बात करते हैं। लगातार वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर लगातार सरकार के नाक में नकेल कसने का काम करते हैं। इसके बावजूद भी क्या कारण है कि उनकी पार्टी उस तरह से खड़ी नहीं हो पा रही है जिस तरह से दूसरी पार्टियां खड़ी होती जा रही है। राजस्थान में एक बार मैं एक बार तू, यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच जो खेल चला आ रहा है कई सालों से,
क्योंकि जैसे अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो अभी से कांग्रेस के जो लोग हैं उनको लगता है अगली सरकार हमारी आनी है। जनता जनार्दन भी ऐसा ही सोचती है, और यही कारण है कि राजस्थान में एक बार टू का खेल चलता है। भाजपा आलाकमान भी ये चाहता है कि ये टूटना चाहिए। ये जो कई सालों का एक तरह से सिस्टम बना हुआ है, ये टूटना चाहिए। भाजपा ने भी इस पर काम शुरू कर दिया है। तो दूसरी पार्टियां, जिनमें हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, बाप पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, तमाम जो पार्टियां हैं वो भी लगातार अपनी जड़ें तलाशने की कोशिश कर रही है कि राजस्थान में स्कोप बहुत है। यहाँ पर मौजूदा सरकार से भी नाराजगी है, तो विपक्ष में बैठे लोगों से भी नाराजगी है। लोगों को लगता है कि ये सरकार की नूरा कुश्ती चलती रहती दोनों पार्टियों के बीच में। एक बार बीजेपी की लोग सत्ता में आते हैं, एक बार कांग्रेस के लोग सत्ता में आते हैं, तो दोनों के बीच में आपसी समझौता है और जनता का इससे फायदा नहीं होने वाला है। हनुमान बेनीवाल ने अब अपने समर्थकों को इस मामले में साफ कह दिया कि अब हमें इस लड़ाई को ढंग से लड़ना है, और ये जो 2028 का चुनाव है, लास्ट चुनाव है, उन्होंने साफ कह दिया अगर इन चुनावों में आरएलपी की सरकार नहीं बनती है, आरएलपी का मुख्यमंत्री नहीं बनता है, किसान का मेरा मुख्यमंत्री नहीं बनता, तो फिर वो राजनीतिक पार्टी नहीं रखेंगे। उनके इस बयान के बाद में उनके समर्थकों में अब इस बात को लेकर गहन विचार विमर्श चल रहा है कि आखिरकार पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए, क्योंकि पार्टी अभी नागौर शेखावाटी से बाहर नहीं निकल पा रही है। पूर्वी राजस्थान की बात करें, कोटा हाड़ौती की बात करें, तो यहाँ पर पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और कोई भी पार्टी किसी न किसी वोट बैंक के आधार पर ही टिकी होती है, उसका जो आधार होता है वोट बैंक होता है। अब अगर पूर्वी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, तो वहाँ व्यक्ति जो उम्मीदवार खड़ा होगा उसकी अपनी खुद की ताकत होगी, पार्टी की ताकत ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हनुमान बेनीवाल को अभी से वहाँ अपनी ताकत मजबूत करनी होगी, वहाँ अपने लोगों को तैयार करना होगा, जिससे जो उम्मीदवार खड़ा हो उसके पीछे पार्टी का एक सेट वोट बैंक मिल सके। क्योंकि जब तक कोई सेट वोट बैंक उसके पीछे नहीं होता, किसी भी व्यक्ति की जीत और हार नहीं हो सकती है। इसीलिए हनुमान बेनीवाल की छटपटाहट लगातार बढ़ती जा रही है। उनका गुस्सा कई बार कार्यकर्ताओं भी फट रहा है। लगातार वो सार्वजनिक मंचों पर भी इस बात को जाहिर कर चुके हैं, और कई बार वो फटकार भी लगा चुके हैं कार्यकर्ताओं को कि अब आपको जो ये सिस्टम चल रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा, और आपको पार्टी को सरकार में लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें सभी वर्गों का साथ देना पड़ेगा, चाहे वो मेघवाल समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे दूसरे समाज हो। जब तक पार्टी सभी वर्गों समाज की नहीं होगी, तब तक एक जाति विशेष या एक धर्म विशेष के आधार पर कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। और इसीलिए वो आजकल लगातार सभी वर्गों के मुद्दे उठा रहे हैं। जो भी कहीं पर किसी भी वर्ग के साथ अत्याचार होता है, महिला अत्याचार होता है, रेप की घटना होती है, दुर्घटना होती है, किसानों के मुद्दे होते हैं, या किसी भी तरह का विषय आता है, वो तुरंत उन विषयों को उठाते हैं और सरकार के सामने रखते हैं, सरकार के सामने उसको पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। तो हनुमान बेनीवाल का ये जो बयान आया है कि हम तो दूल्हा बनेंगे, दुल्हन नहीं बनेंगे, देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव तक हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी को कितना मजबूत खड़ा कर पाते हैं। क्या विधानसभा चुनाव में ये कोई चमत्कार दिखा पाते हैं, या इनकी पार्टी में कोई बड़े क्योंकि स्थानीय जब तक नेता नहीं जुड़ेंगे, जब तक पार्टी में कोई बड़े चेहरे नहीं जुड़ेंगे, तब तक पार्टी में इतनी मजबूती आने वाली नहीं है। लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि पार्टी पिछले 10 साल से लगातार चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग उन्हें अपनी पार्टी नहीं मानते हैं। तो हनुमान बेनीवाल को सबसे पहले अपनी पार्टी की साख को आम जन तक पहुंचाना होगा, उसके बाद ही उनका जो दूल्हा बनने का सपना है उस पर कुछ हो सकता है। जब तक विधायक उनकी पार्टी के जीत कर नहीं आएंगे, राजस्थान की विधानसभा तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो आखिरकार कैसे दूल्हा बनेंगे? क्योंकि उनको दूल्हा बनने के लिए राजस्थान में विधायकों की संख्या होना बहुत जरूरी है। जब राजस्थान की विधानसभा में उनके विधायकों की संख्या ही नहीं होगी, तो दूल्हे के दावेदार भी नहीं बन सकते। और उन्होंने जो डिप्टी सीएम को दुल्हन बताया, उसके लिए भी उनके पास 20-25 विधायक होने चाहिए, तब जाके कोई दूसरी पार्टी उन्हें डिप्टी सीएम का पद ऑफर कर सकती है। नहीं तो उनके पास न तो दूल्हे का ऑफर रहेगा, न दुल्हन का ऑफर रहेगा। तो हनुमान बेनीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सबसे पहले अपनी पार्टी को नागौर और जो दूसरे इलाके हैं उनसे बाहर निकालना होगा, और दूसरे जिले हैं उन तक पहुंचना होगा। उन जिलों में पार्टी का आधार मजबूत करना होगा। मेवाड़ हो, मारवाड़ी हो, शेखावाटी हो, या फिर आपके दूसरे इलाके हो, तमाम जगह ढूंढाड़ हो,
सब जगह पार्टी की जड़ें जब तक मजबूत नहीं होगी, कार्यकर्ता नहीं होंगे, तब तक आखिरकार कैसे तो आप वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, किस आधार पर चुनाव लड़ाएंगे? क्योंकि जब तक पार्टी की जड़ें सब जगह नहीं होंगी, सब जगह कार्यकर्ता नहीं होंगे, सब जगह लोग नहीं होंगे, तब तक, और फिर पार्टी को एक लोकतांत्रिक तरीके से भी चलाना जरूरी है। अभी लोगों को लगता है एक आदमी की पार्टी है, पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, महासचिव हो, पदाधिकारी हो, उपाध्यक्ष हो, तमाम लोगों की एक टीम होती है, युवा शाखा हो, महिला शाखा हो, ये कुछ नज़र नहीं आता है। तो हनुमान बेनीवाल को पार्टी की जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर भी काम करना होगा। अभी सबको ये लगता है कि जो फैसला करना है हनुमान बेनीवाल को करना है, जो करना है हनुमान बेनीवाल को करना है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ऐसी पार्टी जोड़ा जाए जहां फैसला अध्यक्ष ही लेता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं उनका एक कमेटी होती है, हाई लेवल कमेटी, वो उसका निर्णय करती है। तो यहाँ एक संविधान भी होना जरूरी है, पार्टी का संविधान बना हुआ है, उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा। तमाम बातों को जब तक आप हनुमान बेनीवाल और उनके लोग आम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे कि हमारी पार्टी की विचारधारा ये है, हमारी पार्टी के सिद्धांत ये है, हम इन सिद्धांतों के आधार पर काम करेंगे, आप खुद को सीएम प्रोजेक्ट कर दोगे, तो हो सकता है दूसरी जातियाँ समाज आपसे छिटक जाए, क्योंकि बहुत सारे वर्गों को नाराज़गी होती है। आप ये कह सकते हैं कि एक बार हमारी पार्टी को चुनाव जीतने दीजिए, फिर हमारी पार्टी किसी किसान को, किसी गरीब को उसको मुख्यमंत्री बनाएगी, तो हो सकता है आपका जनाधार बढ़े, आपका वोट बैंक बढ़े, आपके विधायक बढ़े, उनकी संख्या बढ़े। लेकिन जब आपने खुद को पहले ही घोषित कर दिया तो फिर कई बातें ऐसे हो जाती है कि पार्टी में यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है भैया, यहाँ तो एक व्यक्ति की चलनी है और जो उसने कह दिया वही कानून है पार्टी में। इसीलिए अभी देखना यह है कि हनुमान बेनीवाल 2028 तक अपनी पार्टी को किस तरह मजबूत करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, उनका चुनावों तक क्या रवैया रहता है और वो जनहित के मुद्दे किस तरह उठाते हैं। फिलहाल उन्होंने कहा कि वो इंडिया के हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने चुनाव कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन बाद में वो उन्होंने कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो अलग हो गए। उससे पहले एनडीए के साथ मिलकर लड़ा था, फिर उससे अलग हो गए। तो बेनीवाल का जो मेन फोकस रहता है वो खुद का चुनाव जीतने को लेकर रहता है। वो पिछली बार एनडीए के साथ थे, फिर जब अब इस बार जब चुनाव लड़े लोकसभा का तो इंडिया गठबंधन के साथ थे, और अब उन्होंने कहा दिया मेरा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। तो लोगों को लगता है कि भाई ये किसी के भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोग उन पर भी भरोसा नहीं करते। तो उनको भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर वो किसके साथ है, एनडीए के साथ है या इंडिया गठबंधन के साथ है। जिसके भी साथ वो क्लियर रखें। वो सोचते हैं कि मैं अकेला अपने दम पर चुनाव लड़ लूँ, तीसरे मोर्चे के रूप में यहाँ विकल्प बन जाऊँ। तो विकल्प बनने के लिए हनुमान बेनीवाल को भी और संघर्ष की जरूरत है। पीके टाइम्स में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।